चलो तो ये टेबल ऑफ आज काफी है न्यूज आर्टिकल्स आज भी। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का देख लेते हैं, पेपर वन। तो इसमें प्रधानमंत्री म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी है, ये दिल्ली में है। तो ये रिसीव करेगा रेप्लिका ऑफ द भारत रत्न एंड निशाने पाकिस्तान। ये मोरारजी देसाई को अवार्ड मिला था। और अगर हम निशाने पाकिस्तान की बात करें तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पाकिस्तान का। और आज तक ये सिर्फ एक ही भारत के प्रधानमंत्री को मिला है और वो है मोरारजी देसाई। इनको भारत रत्न भी मिला था और उसके बाद और जो है वो पाकिस्तान रत्न भी दिया गया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का गुजरात विद्यापीठ है, वहां पे इनके जो ओरिजिनल अवार्ड्स हैं वो रखे हुए थे। फिर बाद में अब इसको वहां से म्यूजियम में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। मोरारजी देसाई जो है वो उन्होंने एज अ चांसलर भी वर्क किया था गुजरात विद्यापीठ में 1963 से अब उनकी मृत्यु हुई थी 1995 तब तक। ठीक है। विद्यापीठ की बात करें तो ये महात्मा गांधी ने इसको 1920 में बनाया था और खुद भी इन्होंने एज अ फर्स्ट चांसलर वहां पे जो है वो सर्विस प्रोवाइड की थी। इसके बाद सरदार पटेल इन्होंने ये वहां पे चांसलर रहे थे। और तो ये तो याद ही रखो कि मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जो है वो निशाने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया था। और ये इनको 18 मई 1920 1991 में दिया गया था। और इसी साल 1991 में मार्च में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। एज अ कस्टोडियन इनकी जो सारी जो लेटर्स, बुक्स, अवार्ड्स, जो पेपर्स थे, वो इस गुजरात विद्यापीठ में थी। तो अब वहां से इनको जो है वो इनको यहाँ लेके आएंगे, जो प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी है, और वहां पे इसको डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा। तो मोरारजी देसाई की बात करें तो 1896 से लेके, एक सेकेंड, से लेके 1995 तक ये रहे हैं। और ये चौथे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने सर्व किया था 1977 से 1979 तक। और इन्होंने जनता पार्टी सरकार को लीड किया था। इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेके 1977 तक। और उस टाइम पे जो सिविल लिबर्टीज थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा मतलब ये पूछा जा सकता है हिस्ट्री में से रिलेट करके इसको पूछ सकते हैं। फिर एक आर्टिकल ऐसे ही निकला था कि कौन से स्टेट में कौन कौन सा फेस्टिवल होता है। तो जैसे डिफरेंट जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि मेधारम जात्रा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, सरहूल फेस्टिवल, लोकोत्सव, पॉलकुट फेस्टिवल। ठीक है। नागालैंड में है। और मेधारम जातरा ये तेलंगाना का है। सारहुल फेस्टिवल की बात करें तो ये झारखंड में मनाया जाता है। लोकोत्सव गोवा का फेस्टिवल है। पॉलकुट ये मिजोरम में मनाया जाता है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में मनाए जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन नाम दे देगा फेस्टिवल का, उसके बाद स्टेट का नाम दे देगा। इसके अलावा एक कोया ट्राइब के बारे में मेंशनिंग थी। ये एक आदिवासी ट्राइब है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है वो पाई जाती है। फिर एक नया एंशंट जो है वो एक नई फाइंडिंग हुई है और इसमें जो है वो बताया गया है कि किस प्रकार से जो एंशंट तमिल था वो, उसका जो है वो रिलेशन था, ट्रेड रिलेशन था रोमन एम्पायर के साथ में। और इसमें रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया 30 इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मिले हैं इजिप्ट में। और ये तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत में है। वहां पे वैली ऑफ किंग्स है, वहां पे मतलब एक टोम्ब है, तो वहां से ये सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार उस टाइम पे फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरीज में जो है वो तमिल जो है सदर्न इंडिया जो है वहां का रिलेशन जो है वो इजिप्ट के साथ था। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है चार्लोट स्मिथ, और ये एक फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज है, वहाँ के प्रोफेसर हैं उनके द्वारा।
तो उसमें इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, उसका टाइटल है फ्रॉम द वैली ऑफ द किंग्स टू इंडिया। मतलब ये दिखाता है कि किस प्रकार से पुराने समय से रिलेशन जो है वो चलता आ रहा है। और अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन तमिल एपिग्राफी, तो वहां पे इसको उन्होंने बताया गया कि हाँ इस तरह की चीजें हैं जो है वो मिली हैं, जो दर्शाती हैं कि उस टाइम पे ट्रेड लिंक्स थे, उस टाइम पे भी ट्रेड होता था दोनों रीजन्स में। फिर हमारा नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च है, ये आता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। और इसमें जो है वो इन्होंने अभी असेसमेंट रिपोर्ट अपनी दिया है, और इसमें बताया है कि जो शोर लाइन है उसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं। इन्होंने गुजरात में वलसाड और नवसारी जो है ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पे पूरा रिमोट सेंसिंग डेटा जो है उसको एनालाइज किया 1990 से लेके 2022 के पीरियड के बीच में। और इस स्टडी में ये रिवील हुआ कि जो 58% या 36.62 किलोमीटर है वलसाड कोस्ट लाइन का, इसमें इरोजन देखने को मिला है। और हाई इरोजन मिला है करीब 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का जो एरिया उसमें काफी ज्यादा इरोजन हुआ है। 3.2 किलोमीटर में मॉडरेट इरोजन देखने को मिला है। 30.8 किलोमीटर्स में जो है वो लो इरोजन देखने को मिला है। सिमिलरली नवसारी कोस्ट लाइन है, तो ये कोस्ट लाइन के नाम जो है वो पूछे जा सकते हैं, कि ये नाम दे देगा और पूछ देगा कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट अभी पार्लियामेंट में जो है वो रिपोर्ट जो है वो इनकी बताई गई है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की। और इसी में इन्होंने जो है वो क्लासिफाई किया है कि कौन कौन से एरिया में कितना कितना कोस्टल इरोजन हुआ है। इसके अलावा और भी जो बीचेस हैं, जो कोस्टल एरियाज, जैसे गोवादा है, देहरी बीच है, उमरगांव बीच है, मालवान बीच, कलगाम, मारोली, फांसा, कोसांबा, ये सब पे भी स्टडी किया, और इसमें बताया कि ये जो है वो लो एरोजन जो है वो एरियाज हैं, यहाँ पे उस तरह का एरोजन नहीं हुआ है। कोस्टल इरोजन की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण एक घटना होती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है ये दिखाता है, अगर लॉस हो रहा है लैंड का, या जो डैमेज है कोस्टल एरियाज में जो है इन चीजों का थ्रेट है, जो कोस्टल एरिया के जो फ्लोरा है, जो एरिया है, तो उससे जो है वो काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जो सी वेव्स होती हैं वो आसानी से आती हैं, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जो ह्यूमन उनको नुकसान पहुंचाती हैं। और जो कोस्टल इरोजन है वो ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की होता है, तो इन सब पे भी जो है वो एक चेक हाउ होना चाहिए कि क्यों इस तरह से चीजें हो रही हैं, तो इसमें अपनी डेटा में उन्होंने ये बताया है। फिर आर्कटिक में क्लाइमेट चेंज को लेके एक आर्टिकल निकला था आर्कटिक एरिया में। आर्कटिक रीजन की बात करें तो ये फ्रोजन होता है, और काफी ये खूबसूरत होता है। यहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, और टाइम टू टाइम जो आइसबर्ग्स हैं ये कोलैप्स कर रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और जो सी आइस है वो श्रिंक कर रहा है। तो ये बताया गया है कि ये जो रीजन है ये लास्ट चांस टूरिज्म ये हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं विटनेस करने के लिए कि किस प्रकार से जो ग्लेशियर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, और इसमें लोग कंसर्न भी जता रहे हैं। बट ये जो पूरा रीजन है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो हमारी आइस शीट्स हैं वो पिघल रही हैं, आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से वहां पे डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अब पाए जा रहे हैं। थोड़ा वार्मर हो गया है, तो श्रब्स पाई जा रही हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, मॉसेस, ये सब जो है वहां पे देखने को मिल रहे हैं। और ये जो हैबिटाट है जैसे कि बेयर हैं, सील्स हैं, वॉलरस हैं, इन सबको जो है वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा एलियन जो फ्लोरल स्पीशीज हैं वो वहां पे जा रही है, तो माना जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो दूसरी स्पीशीज अगर वहां पे जाएगी तो उस पूरे एरिया को वो कवर कर सकती है, और वो बाद में एक अलग तरह का थ्रेट पोज करती है। तो अभी जो है ये रीजन जो है वो बचा रहा एलियन स्पीशीज से, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल बैरियर्स थे, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स थे, हार्श क्लाइमेट था, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी थी। बट जो टूरिज्म बढ़ा उसकी वजह से
इरोजन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है और ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है कहीं न कहीं उस पे एक खतरा मंडरा रहा है। और ये भी रिपोर्ट्स बताई हैं कि अब आर्कटिक में भी जो है वो मॉस्किटोज़ जो हैं वो देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें तो अ, अक्टूबर 2025 आइसलैंड में जो है वो वहाँ पे पहली टाइम जो है वो मॉस्किटोज़ देखने को मिले। तो फिलहाल अंटार्कटिका ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मॉस्किटोज नहीं है। तो ये भी जो है वो बताया गया है किस प्रकार से वार्मिंग हो रही है, किस प्रकार से जो पूरा रीजन है उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर एक स्माइल स्कीम है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। ये इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। स्माइल है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। और इसमें सब स्कीम्स भी हैं जिसके तहत जो बेगार्स हैं, जो भिखारी हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने का काम किया जा रहा है। स्माइल स्कीम का जो प्राइमरी गोल है वो यही है कि तो मैम इसमें भिक्षावृत्ति कौन-कौन आएँगे? किसमें इस स्कीम में? भिखारी लोग आएँगे कि इनको जो है वो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर जो है, जो सड़क पे रहने वाले लोग हैं, जो या भीख माँग के जो काम करते हैं। तो एक हमारा ये उद्देश्य है कि इंडिया को बेगिंग फ्री बनाया जाए। ठीक है? तो उसी के तहत इस स्कीम को लेके आया गया है। और मतलब भिक्षावृत्ति को खत्म करा जाए। जो लोग भीख माँगने का काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा के उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, फूड प्रोवाइड किया जाए, वर्क प्रोवाइड किया जाए। ठीक है? तो इसी स्माइल में ये बेगारी सब स्कीम जो है वो है। और इसमें बताया इन्फॉर्मेशन दी मिनिस्ट्री ने कि 181 सिटीज हैं अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे ये स्कीम अभी एक्टिव है। और जो रिपोर्ट इन्होंने डेटा बताया है कि एज ऑफ जनवरी 31 2026 30,257 इंडिविजुअल्स इनको आइडेंटिफाई किया कि ये बैगिंग के कार्य में थे। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि हमने 8,129 इंडिविजुअल को सक्सेसफुली डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जो है वो रिहैबिलिटेट किया है। तो मतलब ये उद्देश्य है कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको एक बेहतर जीवन प्रोवाइड किया जा सके। फिर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इसके बारे में भी जानकारी दी। बताया है कि आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं, पोषण अभियान है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है। इनको जो है वो एक अम्ब्रेला मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 से जोड़ा गया है। नई-नई इसमें स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट किया गया है जिसके तहत माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने का, हेल्थ को बेहतर करने पे वर्क हो रहा है, वेलनेस को बढ़ाने पे काम किया जा रहा है। जो डाइटरी डाइवर्सिटी है उस पे फ़ोकस किया जा रहा है कि प्रोटीन डाइट को बढ़ाया जाए, एक होलसम वीट प्रोवाइड किया जाए। पोषण वाटिकाज़ हैं आंगनवाड़ी सेंटर में जिनका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए और एक बेहतर जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर 2026-27 का जो यूनियन बजट है इसमें मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए गए हैं, प्रोविज़न्स दिए गए हैं कि जो मेंटल हेल्थ केयर है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर किया जाएगा। और बात कही गई है बजट में कि दूसरा सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज या निमहैंस 2 इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। अभी निमहैंस जो है वो बेंगलुरु में है और जो निमहैंस 2 है वो बेंगलुरु के ही तर्ज पे बनेगा, उसको नॉर्दर्न इंडिया में बनाया जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है इसका फोकस रहेगा कि एक हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाए न्यूरो साइंसेज और मेंटल हेल्थ केयर के क्षेत्र में। और इसके अलावा प्रीमियर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कही गई है रांची में और तेजपुर में। ठीक है? और इसके अलावा बजट में प्रपोज़ल है कि इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर्स बनाए जाएँगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ताकि इमीडिएट केयर और रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके।
तो ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ये सबका साथ, सबका विकास और जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, जिसके तहत हमको 2047 तक जो है वो विकसित भारत बनना है, तो उसको अचीव करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी रहेंगी, तभी जो है वो बेहतर तरीके से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो वर्क कर पाएगी। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंतर्गत, और इसने के तहत जो है वो बहुत सारी स्कीम्स जो है वो चल रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसके थ्रू अलाइनमेंट के थ्रू इन्होंने आयुष्मान सहकर स्कीम इसको लॉन्च किया है। तो इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू एलिजिबल कोऑपरेटिव इन हेल्थ केयर सेक्टर। मतलब हेल्थ केयर में भी कोऑपरेटिव जो है वो काम कर रहे हैं, और उनको एड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ये आयुष्मान सहकार स्कीम के तहत। और इसमें इनको जो है वो इनको टेक्निकल और जो फाइनेंशियल चीजें हैं उनको एवेल्युएट किया जाएगा, और उसके तहत इनको एक लॉन्ग टर्म जो है वो सहायता प्रोवाइड किया जाएगा, देखते हुए कि इनकी क्या सिचुएशन है। एनसीडीसी या नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें, तो ये 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना था। और जो आयुष्मान सहकार स्कीम है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अफोर्डेबल और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना थ्रू हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में के तहत जो है वो काम करेंगे। ठीक है। और ये पूछा भी जा चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ये बना है 2021 में जुलाई में। और इनका जो एम है वो यही है कि सहकर से समृद्धि, मतलब कॉपरेशन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी को जो है वो बढ़ावा देना। ऐप बन आई है, वो भी इसी के अंतर्गत आती होगी ना? हाँ, मतलब ये जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसी के अंतर्गत काफी सारी चीजें हैं। जैसे इस अभी तो इसमें हेल्थ केयर की बात की, तो इसके अलावा जैसे मैंने कल बताया था कि क्या क्या स्कीम्स इन्होंने, मतलब जो मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या चलाया है, जैसे भारत टैक्सी के बारे में है ना, हमारा हम्म। अमूल है, इफको है, जितनी भी चीजें कहाँ कौन 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 किस सेक्टर में कर रहा है। तो सबसे तो लेटेस्ट तो इसका भारत जो टैक्सी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है ये 21 में बना है, और एनसीडीसी बहुत पहले बन गया था। हाँ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो थी ही, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो काफी वर्क कर रही थी, बट मिनिस्ट्री नहीं थी इसके लिए कोई पर्टिकुलर। अच्छा। 2021 में एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया कि ये मंत्रालय इसको देखेगा। पहले ये मतलब हो सकता है पीएमओ में के अंतर्गत आता हो, या डिफरेंट जो वो है उनके किसी के तहत जो इसको करते हो, लेकिन बाद में अलग से मंत्रालय बना के इसको कि भला इसको हम और ज्यादा बढ़ावा देंगे और बेहतर तरीके से इसमें काम होगा, तो इसके लिए इसको जो है वो तो मैम चला दिया इसमें गया। कुछ ऐसे होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है, या पूरा गवर्नमेंट ही होता है ये? गवर्नमेंट नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनकी अलग से डेफिनेशन है। और सोसाइटीज जो है वो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो मिलजुल के अपना काम करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनको, मतलब अच्छा, कि कई सारे जैसे लोग मिलके। एसएचजीज हैं उसी टाइप से ये भी है? हाँ, लगभग उसी तरह से, जैसे वो ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, या जो जो हाँ, वो है। और ये महिलाओं कोऑपरेटिव के लिए। सोसाइटीज जो है वो अर्बन एरियाज में है काफी। अब जैसे इफको है हमारा, या हमारा अमूल है, तो एज ए हाँ। छोटे, जैसे छोटे छोटे जो है फार्मर्स जो डेयरी उसमें थे, उन्होंने अपना शुरू किया, फिर वो बढ़ते बढ़ते आज वो एक पूरा ग्लोबल कंपनी टाइप से पूरा बन गया है ना। तो इसी तरह से कोऑपरेटिव्स वर्क करते हैं। इसमें ये होता है कि बेनिफिट थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना। थोड़े मतलब हम्म। टोटली प्राइवेट भी नहीं रहता है, टोटली गवर्नमेंट भी नहीं रहता है, कॉपरेशन में काम करते हैं लोग, आपसी सहयोग से जो है वो बढ़ावा देते हैं चीजों को। फिर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पेट पार्क्स बनाएंगे, और ये चेन्नई और कोयम्बटूर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की मदद से जो है वो पार्क्स को बनाएंगे। इसका उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, सेफ पेट ओनरशिप करना, और एनिमल्स को बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल करना। तो अगर पूछ दे कि कौन से स्टेट में पेट पार्क्स इनिशिएटिव्स को ले आया गया है, तो ये मतलब तमिलनाडु में हुआ है ऐसा। फिर
स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया है अपोजिशन के द्वारा। और इसमें मतलब काफी सारा विवाद चल रहा था कि जो स्पीकर हैं वो अपोजिशन को उस तरह से बोलने नहीं दे रहे थे, या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको उनकी बातों को कहने से रोका जा रहा था। इसके अलावा 8 एमपीज थे, उनको सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं वो जो अपोजिशन है इसका विरोध कर रहा था कि एक तरीके से एक जो सरकार है या जो रूलिंग पार्टी है उसको सब उसी को जो है वो ज्यादा ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस वजह से काफी डिसरप्शंस चल रहे थे। तो इनके अगेंस्ट जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। मतलब ये काफी रेयर यूज होता है, नहीं मतलब स्पीकर के अगेंस्ट। तो मतलब इसमें एक आर्ट एडिटोरियल है ये एक तरह से, कि इसमें बताया गया है कि अ, अगर आप स्पीकर या चेयरमैन बन जाते हो तो फिर आपको पॉलिटिकल वो उस तरह से नहीं सोचना चाहिए, और आपका जो फर्स्ट टास्क है वो ये है कि आपको जो हाउस है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसको निष्पक्ष तरीके से जो है वो चलाना है। और कहीं ना कहीं अपोजिशन के अंदर आप भी को ये भावना जतानी होगी कि आप उन्हें भी जो है वो सुन रहे हो या उन्हें भी बोलने का मौका दे रहे हो। तो ये कोई बहुत जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया गया है, तो अपोजिशन को भी पता है कि वो इसमें जो है वो सीट्स की बात करें तो उनके पास सीट्स कम है, तो अल्टीमेटली रिजेक्ट ही हो जाएंगे। बट ये है कि इसको एज ए टूल यूज किया गया है। और काफी रेयर ये अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद काफी रेयर ये इसको यूज किया गया है। 3 ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं जिसमें कि जो है वो इनके अगेंस्ट जो है वो इस तरह का मोशन लाया गया। अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन के अगेंस्ट जो है ले आया गया था, और चेयरमैन के तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा है कि जो कागजी चीजें हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से देखिए और उस पर जो है वो जांच हो। तो एक सब मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्पीकर को भी ध्यान में होना चाहिए कि आप एज अ रूलिंग पार्टी को ना सपोर्ट करके आप निष्पक्ष रूप से सभी को बोलने का मौका दें, सभी को सुने। तो इससे ये इस तरह का जो डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो नहीं होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल ये है। फिर पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट में आता है। तो 7 शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने जानकारी दी है अभी जो मतलब बेसिकली ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की होती है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर उन्हीं में रहता है। और इसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी टाइम टू टाइम जो है वो देखती रहती है चीजों को कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने जानकारी दिया कि ई साक्ष्य ऐप है, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें कहा है कि जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन यूनियन टेरिटरीज हैं इसको ये अडॉप्ट करें। और ये जो नया हमारा न्याय संहिता बना है इस पे पूरा आधारित है, और उसकी जो प्रोविजंस हैं और इसको इस तरह का बनाया गया है कि चीजें जो है वो जल्दी से जल्दी, अगर कोई क्राइम होता है तो वहां पे उसको एविडेंस लिया जाए, पूरी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, विटनेसेस का बयान लिया जाए। मतलब जो न्याय संहिता है इसका उद्देश्य है, इसके पहले जो है सरकार की तरफ से बोला भी गया था कि 3 साल के अंदर कोई भी केस जो है उसको पूरा खत्म कर दिया जाए, उस पर सुनवाई हो जाए और उसका जो है वो निकल जाए। जैसे बहुत पेंडिंग चीजें चलती रहती हैं, जस्टिस जल्दी नहीं मिल पाता है। तो अगर चीजें जो है वो एप्स के थ्रू होंगी या ऑनलाइन में डिजिटली सारी चीजें डिजिटल हो जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा कि आपके ने कि भैया किसी अगर कोई क्राइम हुआ तो वहां पे जो साक्ष्य थे उसको खत्म कर दिया गया, या मतलब वो एक ऐप से जोड़ देंगे तो इजीली सारी चीजें को कलेक्शन हो जाएगा, फिर उसको आप एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर इन्होंने बताया कि हमने जो है वो जो विटनेस स्टेटमेंट है और जो एफआईआर्स के नंबर हैं ये के थ्रू जो है वो बेहतर हुए हैं, मैनेज अच्छे से किया जा रहा है। ठीक है। और न्याय सेतु एक एप्लीकेशन है, इसे भी डेवलप किया गया है, ये एनआईसी चंडीगढ़ के द्वारा डेवलप किया है। तो इसका भी यही उद्देश्य है कि जो एजेंसीज का जो कॉपरेशन है उसको भी बढ़ावा देना है। ठीक है, एक डेटा ड्रिविंग पॉलिसी की जो है वो इसमें बात कही जा रही है, और एफिशिएंट तरीके से
जस्टिस प्रोवाइड करने की बात कही गई है। न्याय सेतु स्कीम सेंटर की है ना मैम? हाँ, ये ऐप सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिर हाँ, क्योंकि वो भी तो देखता है ना, मतलब अगर जैसे मान लो, ये ऐसा नहीं, एक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, तो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन तो स्टेट्स की रहती है, बट सेंट्रल भी उसको जो है वो कुछ चीजों को देखता है कि मतलब क्या क्या कैसी चीजें जो है वो हो रही हैं। और कौन जैसे सी साइबर मिनिस्ट्री क्राइम ने की किया बात होती है है, लॉन्च? तो आ कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये जो ऐप बताया ना मैंने अभी इसमें, ई सांग एक सेकेंड, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको किया? एक तो न्याय सेतु, और ये ई साक्ष्य ऐप, मतलब साक्ष्य जो आप इकट्ठा कर रहे हो जब कोई क्राइम हो रहा है ना, तो जो साक्ष्य हो रहे हैं उसको आप लो, उसको ऐप के थ्रू डाल दो, तो ये इजी हो जाएगा ना। तो इन्होंने बोला है कि आप इन इन प्रक्रियाओं को अपनाइए ताकि जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सके, चीजों को और एफिशिएंट तरीके से लागू किया जा सके। तो ठीक है। मैम वैसे तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है पुलिस, हाँ और हाँ जो ये होगा हाँ, स्टेट का सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन का काम ये सब जो है वो लोकल पुलिस करती है। पर जैसे कभी कभी विवाद भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज पे जो है वो सेंट्रल उसमें काम नहीं कर सकती। जैसे कोई केस ऐसा हो, जैसे मान लो विवाद हो जाता है, तो कहा जाता है ना कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए, सीबीआई मैनेज करे, देखे, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कोई टेररिज्म का केस हो जाता है, तो जो स्टेट के उसमें आ जाती है, जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें आ जाती हैं, उसमें यूनियन का भी, मतलब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट ये मोस्ट ऑफ द चीजें इन्हीं को देखनी है, हैंडल करना है, स्टेट का है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पे कोई सेंट्रल का कंट्रोल नहीं है या सेंट्रल का कोई रोल नहीं है। लॉज बनाने का काम तो पार्लियामेंट ही करती है, और उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो और प्रॉपर तरीके से करना ये स्टेट्स की ड्यूटी हो जाती है कहीं ना कहीं पे, है ना। तो इनके लिए ये भी जो है वो रूल बनाती हैं, और उसके थ्रू तो इनको मैम जो है वो जैसे न्याय गाइडलाइंस सेतु देती हैं, डायरेक्ट करती हैं, जैसे कि आप इसको बनाइए और इसको इस तरह से हैंडल करिए। और जैसे हमने देखा भी है कि अगर सेंट्रल को लगता है कि कोई राज्य ऐसा है जहाँ पे नहीं प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो उस बेसिस पे कई बार कई सारे स्टेट्स में जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वो डायरेक्ट कंट्रोल में चला आता है सेंट्रल के, है ना। तो इस तरह से चीजें हैं, तो उसमें डिफाइन है कि क्या क्या तो मैम कैसे। जैसे ये नया न्याय संहिता बना था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसको किया होगा ना मिनिस्ट्री ऑफ इंट्रोड्यूस? होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लॉ ने भी इसमें बनाया है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक मिनिस्ट्री नहीं है, दोनों जो है वो मिलकर इसको बनाए हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान रहेंगे, तो उसको जो है लॉ और ये जो मिनिस्ट्री न्याय भी। सेतु एप्लीकेशन है इसको एनआईसी चंडीगढ़ ने बनाया है। हाँ हाँ, इसको जो है तो वो ये सिर्फ चंडीगढ़ ने बनाया है, वही इन्होंने चंडीगढ़ पंजाब में पुलिस के साथ बनाया, तो वहां पे मतलब चंडीगढ़ की जो पुलिस है उसने एनआईसी के साथ मिलके ये एप्लीकेशन डेवलप किया है। और इसका यही उद्देश्य है कि इंटर एजेंसी, जैसे कोई पंजाब की कोई एजेंसी है, यूपी की कोई एजेंसी है ना, तो इनके बीच जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बने। कोई क्राइम हुआ तो अगर कोई कल्प्रिट है वहां से भाग के यहाँ आ गया, तो उसको कैसे, जैसे होता है ना कि यहाँ क्राइम करके वहां चले जाए तो वहां की पुलिस ने पकड़ लिया, है ना, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो पूरा देख, अब जैसे कि एक मर्डर हुआ था, वो याद है, वो लास्ट ईयर वो एक फीमेल थी, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था, वहां मेघालय में ले जाके, वो मध्य प्रदेश की लड़की थी, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन का जो जो क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन, वो सारा काम तो वहीं की पुलिस करेगी। फिर उसको लेके आया गया, फिर वहां जो है वो केस हुआ, फिर कभी कभी फिर केस इधर मैम मैं ट्रांसफर भी भी हो देख जाता है। सकती हूँ। तो इस तरह से कॉपरेशन के थ्रू जो है वो काम करते हैं ये लोग, है ना। ठीक हाँ है। मैम ठीक ठीक। चलो, तो इन्होंने डेटा बताया कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं फैसिलिटेट करने के लिए, चीजों को और बेहतर करने के लिए। फिर साइबर क्राइम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी कि जो है वो स्टेट्स और जो यूटीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि कोई क्राइम ना हो, डिटेक्ट करें, प्रिवेंट करें, जो साइबर क्राइम है उसको रोकें। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइम टू टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
एडवाइजरी देता है, इनको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में वो मदद करता है। तो इसीलिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसको बनाया है। ये इसी के अंतर्गत आता है एज एन अटैच्ड ऑफिस। और इसका उद्देश्य है कि जिस भी प्रकार का क्राइम हो रहा है अक्रॉस द कंट्री, इसको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना और एक बेहतर तरीके से जो है वो इसको काम करना। तो ये इन्होंने बताया कि ये काम कर रहा है। और ये जो हमारा I4C इनिशिएटिव है, इसका ये पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, इसी के तहत जो है। तो ये है कि साइबर क्राइम पे कैसे रोक लगानी है, कैसे, क्योंकि ये अपराध काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो है लोगों को नुकसान भी हो रहा है, तो कैसे इनको पकड़ा जाए, कैसे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें इन्होंने जानकारी दी कि इस पे भी हम काफी वर्क कर रहे हैं। फिर मिशन कर्मयोगी के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा कि जो मिशन कर्मयोगी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको जब अप्रूव किया गया था 2020 में। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि रूल बेस्ड जो है अभी हमारा सिस्टम है, उसको रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में बदलना। जो सिविल सर्विसेज जो सर्वेंट्स हैं उनमें इंडियन वैल्यूज, इंडियन जो प्रिंसिपल हैं, उनको इंडक्ट कराना। और उसके लिए ये जो मिशन कर्मयोगी है, इसके तहत जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है सपोर्ट, मतलब उनको एजुकेट किया जा रहा है कि किस किस तरीके से आपको काम करना है। जो जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो वहाँ पे उनकी क्लासेस चलती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें उनको बताया जाता है कि एक बेहतर तरीके से एक ह्यूमन अप्रोच के साथ आप काम करिए। मतलब ये है कि ग्लोबल जो चीजें होती हैं कि किस तरह से आप और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे पहले लोग होता था ना कि सिविल सर्वेंट जाने में कि भैया कैसे जाएं, तो आपको एक ये नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हो तो बस आपको कोई वो नहीं है। आपको आप हैं किस लिए, आप पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं। तो ये जो मिशन कर्म योगी है, उनको यही इसीलिए है कि आप अपने को और बेहतर बनाइए। जो ये सिस्टम है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको और अच्छे तरीके से जनता की ओवरऑल भलाई के लिए जो है वो काम करना चाहिए, ये काम करना है। फिर बगादा कम्युनिटी है, और इसको एसटी लिस्ट में जो है वो इंक्लूजन मिला है, इसको दिया गया है। और बगाड़ा कम्युनिटी की बात करें तो ये एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में ये पाई जाती हैं। और इनका जो इंक्लूजन है, इसके बाद से इनको स्पेसिफिक जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रोटेक्शंस हैं लॉ के तहत, इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और उनकी तरफ से जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो डिमांड चल रही थी कि हमें जो है वो इंक्लूड किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने पूरे उसको देखा, एग्जामिन किया, और उसके बाद से इनको जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बगाडा कम्युनिटी पूछा जा सकता है, क्योंकि नई नई एसटी कैटेगरी में ये आई है, तो ये है। और ठीक है, इनकी काफी लंबी समय से इनका डिमांड चल रहा था। फिर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रोग्राम, इसके तहत जो है वो पार्लियामेंट में जानकारी दिया गया कि 4,73,939 हाउसेस को जो है बनाने का सैंक्शन हो चुका है। और जो सैंक्शंस किए गए थे उसमें 2.5 लाख से जो हाउसेज उनका कंप्लीशन हो चुका है। तो जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ये जो है, ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो पर्टिकुलर वल्नरेबल जो ट्राइब्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, और उनका उचित सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उस पे पूरा फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो ये इन्होंने बताया कि इनके लिए जो है वो घर बनाए जा रहे हैं, इनको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि इनके और बेहतर तरीके से ये काम हो सके। फिर एनसीआरबी का
डेटा आया है उसमें बताया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टैटिस्टिक्स क्या-क्या हैं, और उन्होंने ये जो डेटा निकाला है इसको अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत। तो इसमें बताया कि कैसे-कैसे जो है वो केसेस हुए हैं, कैसे-कैसे बढ़े हैं केसेस, कितने कब कम रहे हैं, कितने कब ज़्यादा रहे हैं। तो जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उनके बारे में बताया, जैसे 2019 में 1639 था, फिर 20 में 90 1294 था, कम था। फिर फिर बढ़ गया आपका 2021 में बढ़ के 1678 रहा, फिर 2023 में जो है ये 21 2166 रहा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं जो अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिसिंग चिल्ड्रन हैं, मिसिंग लोग काफ़ी मिसिंग हो रहे हैं। तो ये तो इन्होंने इनके बारे में जानकारी दी कि इतना जो है वो अभी रिपोर्टेड है। और अगर हम देखें तो ट्रैफिकिंग के लिए स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं, उसके बावजूद भी बहुत हर साल जो नंबर ऑफ मिसिंग पीपल हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर भी काफ़ी चिंता जताई जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट का ICMIS, ये एक फीचर है, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको डेवलप किया गया है। इस ये जो सिस्टम है इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसने डेवलप किया है ताकि जो कोई भी केस है उसको जो है वो डिजिटली जो है उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो मतलब कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो अब कोर्ट्स में भी हो रहा है ताकि जो केसेज़ हैं, जो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज़ हैं वो भी बढ़ सके, पेपर वर्क कम हो सके, जो पूरी इनकी ई-नोटिसेस जारी हो सकें, ई-लिस्ट जारी हो सकें, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें इनको सब मॉनिटर करने के लिए बना है। तो ये ICMIS जो है वो सुप्रीम कोर्ट का स्कीम है। तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह से केसेज़ जल्दी से जल्दी इनको इस पे वर्क किया जाए। फिर इंडिया नेशनल जो सॉन्ग है, इसको किस प्रकार से गाना है, किस प्रकार से क्या करना है, इसके लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। तो इसमें न इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, और इसमें बताया गया है, मैंडेटरी किया गया है कि जब इसका ऑफिशियल वर्जन गाया जाएगा तो जितने भी 6 स्टैंजाज़ हैं पूरा गाया जाएगा। और जब दोनों जो है वो जैसे कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जब दोनों एक साथ बजेंगे तो पूरा जो नेशनल सॉन्ग है उसका पूरा वर्जन रहेगा। और ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि ऑफिशियल वर्जन ऑफ नेशनल सॉन्ग ये कब प्ले किया जाएगा, एट सिविल इन्वेस्टिचर्स, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, एट फॉर्मल स्टेशन फंक्शंस, और ऐसा कोई फंक्शन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और प्रेसिडेंट एड्रेस जब होता है तब होगा, तो पूरा जो राष्ट्रीय सॉन्ग है और जो नेशनल एंथम, ये सब पूरा का पूरा जो है वो चलेगा। तो इसी के लिए जो है वो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। फिर 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में रिपोर्ट हो रहा है कि क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान रहा। और 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो चेयरमैन तो पूछा ही जा सकता है कि अरविंद पंगारिया ये चेयरमैन रहे, और इन्होंने रिपोर्ट जो है फॉर पीरियड 26 टू 31 इसको अपना पब्लिश किया, फिर रिपोर्ट दी, सबमिट की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया जो रिकमेंडेशंस हैं, और किस प्रकार से जो फंड्स हैं उनका ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट, इसके लिए पूरा दिया गया अभी बजट के पहले। और अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की तो हमारा आर्टिकल 270 है, ये प्रोवाइड करता है फॉर स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्सेस, मतलब जो भी गवर्नमेंट्स हैं जो टैक्सेस कलेक्ट करती हैं उसको किस तरह से कलेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसके लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 270 में है। जो टैक्सेस हैं जो शेयर किए जाते हैं बिटवीन सेंटर और स्टेट, इसमें इंक्लूड किया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर सेंटर शेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। तो कई सारे टैक्स जो है वो लगते हैं। और अगर हम बात करें तो जो 14वां फाइनेंस कमीशन था तब तक,
जो फंड्स का ट्रांसफर था, सेंटर कितना वो पैसा जो है वो देगी, वो अराउंड आपका उसको जो है वो पहले जो है वो कम था, 32% था, उसको फिक्स किया गया था, फिर बाद में इसको बढ़ाया गया और 42 किया गया। फिर बाद में जो 15th जो है वो फाइनेंस कमीशन था 2020 से 26 तक का, उसमें इसको रिवाइज करके 41% का किया गया। ठीक है, क्योंकि इसको फिर जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो 2019 में जो है वो 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। ठीक है, तो ये है। और अगर हम ईयर 25-26 की बात करें तो ऐसा बताया गया है कि दैट द डिविजिबल पूल constitute only around 81% of the gross tax revenue of the center after excluding cess and charges and surcharges। ठीक है, तो जो पूरा पूल है, जो पूरा पैसा है, जितना सेंट्रल जो है वो कलेक्ट करती है सेस को हटा के और सरचार्ज को हरा के, तो जितना भी पूल है उसमें 81% में, तो फिर इनको जो है स्टेट्स के लिए जो है वो 41% रखा गया है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। और स्टेट्स ने काफी डिमांड किया था, 18 स्टेट्स ने ये डिमांड किया था कि जो अभी करंट का जो है 41% जो शेयर दिया जाता है सेंट्रल की तरफ से स्टेट्स को, उसको बढ़ा के 50% किया जाए। और कुछ स्टेट्स ने डिमांड किया था कि इसको 45% से 48% रखा जाए। मतलब स्टेट्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको पैसा मिले जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें से, ताकि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है उसका जो गवर्नर करने में उनको सुविधा रहे, उनको पैसे की कमी ना रहे। तो इन सब चीजों के लिए स्टेट्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें फंडिंग सरकार सेंट्रल की तरफ से दिए जाएं। और तो ये चीजें हैं। फिर मतलब यही बताया गया कि क्या क्या किस तरह से जो है वो चीजें हुई हैं। फिर रिसिन एक डिफेंस के बारे में बताया गया। रिसिन एक प्रोटीन है जिसको कि कैस्टर बीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बारे में पहले भी आ चुका है कि गुजरात में कुछ लोग थे जो कि कंपाउंड बना रहे थे। माना जाता है कि इसको जो है वो एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज किया जा सकता है। तो अभी अभी तेलंगाना में हैदराबाद में कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो कि इसको बनाने का काम कर रहे थे। और तो इसी के बारे में कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसका क्या क्या पोटेंशियल है, किस तरह से इसको एज अ वेपन जो है वो यूज किया जा सकता है। ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और इसकी वजह से माना जाता है कि इसका अगर स्मॉल डोज भी है तो उससे जो है वो डेथ हो सकती है। और अभी इसका कोई एंटीडोट नहीं है कि अगर इसका कोई पॉइजनिंग हो गई इस कंपाउंड की तो उसको किसी तरह से रोका जा सकता है, नहीं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को करने के लिए जो टेररिस्ट हैं इस पे काम कर रहे हैं, इसको बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि इसको एज ए टूल यूज करके जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये रेसिन है और ये प्लांट बेस्ड है। कैस्टर बीन से इसको जो है वो किया जाता है और इसका काफी हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है तो इनको जो है वो मिल भी जाता है। ठीक है, और इनके सीड्स का जो है वो यूज ये करते हैं। फिर इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज वायु शक्ति ये होगा और ये राजस्थान के पोखरण में होगा। 24 फरवरी से ये शुरू होगा। इसका इसमें जो है वो 120 से ज्यादा के जो डिफेंस एसेट्स हैं उनको शो किया जाएगा। टोटल से बताया जा रहा है कि 77 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 43 हेलीकॉप्टर्स हैं, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये पार्टिसिपेट करेंगी। और जो रफाल है, सुखोई है, मिराज, मिग 29, जगुआर, इन सबको जो है वो शोकेस इसमें किया जाएगा। और इसको वायु शक्ति 26, ठीक है, ये नाम दिया गया है, मतलब वायु शक्ति है। और इसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसका क्या क्या सक्सेस रहा, किस तरह से जो है वो एयर स्पेस में जो है वो इंडिया का डोमिनेंस है। तो ये सारी चीजें होंगी, राजस्थान के पोखरण में चलेगा ये। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज रोड ट्रांसपोर्ट, इन्होंने जो है वो जानकारी दी कि जो टोल कलेक्शन है वो बढ़ा है
और जो फाइनेंशियल ईयर 26 है यहाँ पे बढ़कर ये रिकॉर्ड कलेक्शन रहा फाइनेंशियल ईयर 26 में। फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 इसमें बताया गया कि 50,345 करोड़ को जो है लगभग इन्होंने वसूला है। और जो हमारा 25 का जो था उसका 82% जो है वो इतने ही उसमें जो है वो हो गया, तो एकदम काफी ज्यादा टोल कलेक्शन रहा है इनका। और टोटल यूजर फी कलेक्शन अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 55,882 करोड़ था। इसके पहले फाइनेंशियल ईयर 23 में 48,032 करोड़ था। तो ओवरऑल 25 में बढ़ा और 26 में जो है वो काफी बढ़ गया है। तो टोल कलेक्शन जो है अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली सारा चीजें मैनेज हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है तो एक सीमलेस तरीके से काम कर रहा है। और जो गाड़ियां हैं उन पे अ, लगा रहता है तो आसानी से जो है फास्टैग उसकी मदद से जो है वो इजीली तरीके से कलेक्शन हो जा रहा है। और जो इंक्रीज देखने को मिला है टोटल रेवेन्यू में, ये 5 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो बड़े स्टेट्स हैं, इनमें जो है वो ज्यादा हुआ है। और ये 5 स्टेट मिलके लगभग 48% बनाते हैं जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम या फास्ट टैग है। ये रेडियो, अब जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूछा जा सकता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत जो है वो कॉन्टेक्टलेस जो है वो टोल पेमेंट होता है। फिर नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत, और इनका चिंतन शिविर जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स पे, ये विज्ञान भवन दिल्ली में जो है वो चल रहा है। इसमें इसमें ये जो हमारा एनएमपीबी या नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, इसका 25वां एनिवर्सरी मन रहा है। ठीक है, और इसने जो मेडिकल प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको जो है उनके कंजर्वेशन कल्टीवेशन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसमें इसके बारे में पूरा बात होगी। बस ये जाने रहो कि एनएमपीबी इसका जो है वो 25वां एनिवर्सरी जो है वो मिल रहा है। और ये काम करता है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जो मेडिसिन प्लांट्स हैं उनको जो है वो उनको पहचानना, उनको कल्टीवेट करना, प्रोसेस करना, उनको ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना, इन सब में जो है ये इन्वॉल्व है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन के बारे में लोकसभा में जानकारी दिया गया कि अभी इंडिया में 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कमर्शियल ऑपरेशन में हैं। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8,780 मेगावाट की है। और इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है जिसके तहत जो हमारा गोल है, जो टारगेट है वो ये है कि हम 100 गीगावाट का जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है इसको अपना बढ़ा सकें 2047 तक। जो हमारा उद्देश्य है विकसित भारत का कि तब तक हम इतना अपना जो क्षमता है उसको बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो एनर्जी डिमांड है वो काफी बढ़ रही है। और बढ़ेगी तो उसको फुलफिल करने में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। फिर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सीसीटीई ये मिलकर बना रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं अनील। अनील ये एक थोरियम बेस्ड प्लांट है, मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है ये बना रहे हैं। और इनका कहना है कि इससे जो क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो हमारा करंट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं ये कंटिन्यू करेंगी अपना जो नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड बेस्ड फ्यूल है उसको यूज करके और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का। और अभी इसको जो है वो अनिल को जो बनाने का काम है वो एनटीपीसी और सीसीटीई जो है ये दोनों मिलके कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने पार्लियामेंट में जानकारी दी कि शांति एक्ट भी आया है जिसके तहत जो है वो अब इनको जो है वो प्राइवेटाइज किया गया है। तो अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी जो है अपना योगदान दे सकेंगे। फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर ये जो है बन रहा है मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जो है वो एज पायलट डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुना गया था। और 2024 में
इसका इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये दुनिया का एकदम सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में एक प्लांट जो है वो बन रहा है। ये जो क्षमता है इस गोडाउन की वो 500 मीट्रिक टन के लगभग रहेगी। और ये अ, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मालदीत परसवारा बालघाट डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये इसको बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, कौन इसको बन रहा है, कब ये लॉन्च हुआ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अब फूड ग्रेन्स के स्टोरेज में भी एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी। फिर यूनियन बजट 26-27 में जो रेल है उसके लिए क्या-क्या चीजें हैं, जैसे कि काफी सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसके तहत 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो बनेंगे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका एक्सपेंशन हो रहा है बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग। जो हमारा मुंबई और अहमदाबाद कॉरिडोर बन रहा है, जो हमारा बुलेट ट्रेन वो बन रहा है पूरा रीजन वहां पे। तो इसके अलावा और भी 7 जगहों पे बनेगा। मुंबई अहमदाबाद की बात करें तो भारत का ये पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। और माना जा रहा है कि 2029 तक ये जो है वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। काफी सारे इसमें चीजें का जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुका, टनल्स बन रही हैं। तो ये है। फिर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इनका एक प्रिज्म स्कीम है, उसके बारे में बताया गया है। प्रिज्म का है प्रमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल्स स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। ठीक है। और ये कैसे इसने इम्प्लीमेंट किया है पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है इस स्कीम के तहत। और इसके तहत जो प्रोस्थेटिक हैंड है, मतलब जिन्हों के हाथ नहीं रहते हैं उनको नकली हाथ उसको अफोर्डेबल प्राइस में बनाना, और उसके बाद जो एम्पुटीज हैं उनको लगाना, तो इस पे ये पूरा जो है वो काम करेगा। इसके अलावा ये जो ट्रेडिशनल हैंडलूम है उनके लिए भी रीडिजाइनिंग करेंगे कि वो कैसे हैंडलूम सेक्टर को बेहतर किया जा सके। फिर जो रूरल ट्रांसपोर्टेशन है उसके बेहतरी के लिए ये सस्टेनेबल फोटोवोल्टेइक थर्मल रिक्शा चलाएंगे। ब्रेल के लिए मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए ये स्लेट बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जैसे गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, ये जो है वो इन्वॉल्व है इसमें। इस स्कीम को जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है और इससे काफी लोगों को जो है वो बेनिफिट मिला है। फिर डिजिटल कनेक्टिविटी, जो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इन्होंने बताया कि डिजिटल कनेक्टिविटी काफी प्रोग्रेस हुआ है। और 100% 4G जो सैचुरेशन है, इसको जो है वो हमें अचीव करना है। और इन्होंने बोला है कि 2-4 महीनों में ये वो कंप्लीट हो जाएगा। और बीएसएनएल जो है इसने डिप्लॉय किया है लगभग 1 लाख इंडिजिनस 4G साइट्स। और इसके अलावा 4G नेटवर्क ये भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। रूरल जो कनेक्टिविटी है थ्रू 4G सैचुरेशन और भारत नेट ये बढ़ रहा है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, हमारा 10 कंट्रीज के साथ जो है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। और जो 4G सैचुरेशन स्कीम है इसके अंतर्गत 30,000 जो विलेजेस हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है और यहाँ पे टावर्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। 17,000 विलेजेस में जो ऑलरेडी वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब जो भी हमारे विलेजेस हैं वहाँ पे 4G कनेक्शन जो है वो हर जगह अब अवेलेबल रहेगा। 100% जो है वो अवेलेबिलिटी हो गई है। इसके अलावा जो 5G सर्विसेज हैं ये भी काफी बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। और इन्होंने कहा कि 22 महीने जो लॉन्च किया उसके में 99.9% की जो कंट्रीज की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे 5G सर्विसेज भी जो है वो अब अवेलेबल हो गई हैं। और इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसमें भी काफी इंक्रीज देखने को मिला है। 60 मिलियन कनेक्शंस से बढ़कर अभी आज की डेट तक 1 बिलियन जो कनेक्शन है वो हो गया है।
और जो गवर्नमेंट है इसका प्लान है कि और फर्दर जो है वो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर करेंगे, 2030 तक जो है वो इनको और अच्छा जो है वो करेंगे। फिर अमूल का एक एआई इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है डेयरी इंडस्ट्री में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इन्होंने अमूल एआई इसको लॉन्च किया आनंद में। और इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना कोऑपरेटिव्स के साथ, ठीक है, ताकि ये बेहतर तरीके से काम कर सकें। एक तरह से ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सेक्टर इनको जो है वो मॉडर्नाइज करने का काम करेगा, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस को भी बढ़ावा देगा। अमूल की बात करें तो अमूल एज अ कोऑपरेटिव मोर देन 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है 18,000 से ज्यादा विलेजेस में। और इसने एक प्रमुख भूमिका निभाई है जो ट्रेडिशनल जो डेयरी था उसको जो है वो बेहतर तरीके से काम करने में। तो अब इसमें एआई का भी यूज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये नया लॉन्च किया है। फिर गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपना फाइनल फुल बजट पेश किया। इनका सेकंड टर्म है, तो कल इसको उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली में प्रस्तुत किया गया। और इसमें जो बजट है टोटल 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपीस का जो है वो घोषणा किया गया। ये लार्जेस्ट बजट है स्टेट की हिस्ट्री में अभी तक का। और प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसके कंपैरिजन में 12.9% इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। और जो मेजर पोर्शन है बजट का इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रोड्स में, एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट इन सब में यूज किया जाएगा। और इसमें स्पेसिफिक फोकस रखा जाएगा, बैलेंस ग्रोथ पे बात कही गई है, पूर्वांचल, बुंदेलखंड इन सब रीजन्स का। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काफी खर्चा किया के लिए काफी प्रावधान किया गया है। एजुकेशन के लिए 12.4% और हेल्थ केयर में 6% जो है वो टोटल बजट जो है वो उसको इसके लिए रखा गया है। फिर इसके अलावा जो एनर्जी है उसको कैसे यूज करना है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए पीएम कुसुम योजना, इसके लिए जो है वो 1,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। फिर इसके अलावा डीजल पंप को सोलर पंप सेट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनके लिए 637 करोड़ रुपए इसका प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा यूपी के एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए को एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो बजट है ये रहा यूपी का। 4% रखा गया है। फिर मुंबई का जो कोस्टल एक कोस्टल रोड है, ये इंडिया की पहली फर्स्ट म्यूजिकल पाथ जो है वो बन गया है। ठीक है, और इसमें इंस्टॉल किए गए हैं रंबल स्ट्रिप्स। और तब अगर जो व्हीकल्स हैं वो इन स्ट्रिप्स पे 60 to 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाएंगी तो वहां पे म्यूजिक बजेगा। ठीक है, वो जो मूवी आई थी जिसका जय हो सॉन्ग था, अ, कौन सी मूवी थी वो? अम, वो और कौन सी मूवी थी जिसमें एक जय हो करके बहुत फेमस गाना था? वही पूरा इसमें जो है वो। मिलेनियर कुछ ऐसे था ना। हाँ, वही मतलब वही सॉन्ग जो है बनेगा, तो मतलब स्ट्रीट पे जो है वो गाना बजेगा अगर वहां से व्हीकल्स जो है वो पास होंगी। ठीक है, उसमें ये इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया, ये अपनी तरह का पहला जो है वो भारत में इस तरह का चीज बना है। और इसमें जो है वो साइन बोर्ड्स वगैरह रहेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक हंगेरियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक अच्छा, कॉन्सेप्ट, हाँ, तो एक मुंबई संगीत मार्ग, कोस्टल रोड। हाँ, संगीत मार्ग तरह से, मतलब म्यूजिकल रोड से, मतलब आप रोड पे चलोगे तो म्यूजिक सुनाई देगा। तो एक थोड़ा इनोवेटिव चीज जो है वो ये है, तो कोस्टल रोड पे ये शुरू किया गया है। फिर डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इसका जो है वो काफी एक्सपेंशन हुआ है, इसके बारे में बताया गया। और लास्ट टिकट अगर हम देखें तो काफी शार्प राइज देखने को मिला। जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं इनका एक बढ़ा है नंबर। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी काफी बढ़ी है।
और टाइम सीरीज डेटा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्होंने रिलीज किया है, तो इसमें बताया गया है कि जो पूरा ब्रॉड बेस्ड है, मतलब काफी चीजें जो है वो बढ़ी हैं। और इन्होंने जो टैक्स पेयर्स की जो संख्या है, ये इसको एक बेस ईयर इसमें 2013-14 को रखा, और उसके कंपैरिजन में 2024-25 तो जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, ऐसे लोग जिनको डिफाइन किया गया है कि ये इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ठीक है, तो इनका जो संख्या है वो बढ़ के 5.26 करोड़ से 12.13 करोड़ जो है वो हो गया है। तो मतलब ये काफी अच्छा है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है, अच्छे से हो रहा है। तो अब वही है कि टैक्स कलेक्शन तो हो रहा है, बट उसका कितना बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है, कितनी हमारी चीजें सुविधाएं बढ़ रही हैं, वो चीज है। फिर मेडागास्कर है। यहाँ पे एक साइक्लोन अभी आया है, साइक्लोन गिजानी। तो अभी वहां पे कुछ ही दिन पहले एक साइक्लोन फाइतिया आया था। तो 2 हफ्तों से कम टाइम के बीच में यहाँ पे एक दूसरा साइक्लोन आया है। तो ये दोनों साइक्लोन्स के नाम बस याद रखो कि साइक्लोन गिजानी और साइक्लोन फाइतिया, ये दोनों जो है वो मेडागास्कर में आए हैं। जो मेडागास्कर है, ये काफी साइक्लोन प्रोन एरिया होता है, और ये इंडियन ओशन के साउथ वेस्ट में जो है वो लोकेटेड है। इसकी वजह से यहाँ पे काफी डैमेज होता है, काफी लाइफ को नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, ठीक है। तो साइक्लोन में जो है वो साइक्लोन है सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड टू एन एरिया ऑफ लो बैरोमीटर प्रेशर। तो उसकी वजह से तेज हवाएं जो है वो चलती हैं पूरे रीजन में। तो ये है, तो साइक्लोन के नाम तो याद ही रखो कि कौन से रीजन में ये अगर नाम पूछ दे तो पता होना चाहिए। फिर पोलैंड और इटली, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें अगर हम, तो इसमें पोलैंड और इटली है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस प्लान है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होगा, ठीक है। और बोर्ड ऑफ पीस की अगर हम बात करें, तो इसको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रपोज किया, और इसका उद्देश्य है इनका कि ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको इनिशियली रोकेंगे, और जो गाजा है, गाजा को पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्लान है वो ट्रम्प के द्वारा ही बनाया है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाह रही है, मतलब कि है क्योंकि ट्रम्प का कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर यूएस, अभी इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील हुई है उसमें यूएस ने पहले कहा था कि हम जो है, इंडिया जो है वो यूएस में करीब $500 बिलियन का जो कमिटमेंट कहा है कि इन्वेस्ट करेंगे। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इनको एक इन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें पल्सेस को रखा था कि पल्सेस पे भी डील हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हुई है। तो इन्होंने अभी इसको रिमूव कर लिया है, मतलब पहले, अभी एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं गई हैं। इसका जो अनाउंसमेंट है इसको भी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया, फिर यूएस की तरफ से पूरा एक जारी हुआ कि हाँ ये चीजें हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर दिया है, $500 का जो है वो लगभग इन्वेस्ट करेंगे रशिया के साथ हम, और इन्होंने बोला है कि हम नहीं खरीदेंगे, ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो अभी फिर उससे बैक ट्रैक कर लिया है कि नहीं, हम ये इसको जो है वो हटा दिया है। और इसको लेके जो ऑपोजिशन है वो डिमांड भी कर रहा था कि जो सेंसिटिव सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर है उसको क्यों इंक्लूड किया गया, इससे जो भारत के किसान हैं उनका काफी नुकसान होगा। और आप एक लीगल, एक बाइंडिंग कमिटमेंट कैसे कर सकते हो कि आप जो है वो इतने बिलियन डॉलर का आप वो करोगे। तो अभी इन्होंने फिर अपने आप को करेक्ट किया है कि जो हमारा ट्रेड डील है, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसकी कुछ पॉइंट्स आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, तो इन्होंने बताया कि ये चीजें अभी फिलहाल नहीं रखी गई हैं। फिर ब्राजील जो ब्राजील है वो एक कार्निवल प्लान करेगा, और ये वहां पे ट्रेडिशनली जो है वो काफी मतलब होता है, ठीक है। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं लूला ड सिल्वा, ये इंडिया आने वाले हैं, और माना जा रहा है कि जो दोनों कंट्रीज हैं इनके बीच में भी जो है वो जो है डील जो है वो हो सकती है, ठीक है। एक लार्जेस्ट एवर ब्राजीलियन डेलीगेशन जो है वो भारत आएगा पिछले काफी समय में, और बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं जो आपसी सहयोग है, जो आपसी रिलेशन है, उसको और बेहतर बनाने में काम किया जाएगा। ब्राजील की बात, इंडिया की बात करें तो इस बार जो ब्रिक्स की जो चेयरशिप है वो इंडिया की है, और इसमें भी जो है वो सब जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी।
तो ये सारी चीजें हैं। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो एलन मस्क, इन्होंने जो है वो इन्फॉर्म किया कि एक्स एआई, ये इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, और इन्होंने कहा है कि हम मून पे एक फैक्ट्री बनाएंगे। ठीक है। और ये जो फैक्ट्री है वो एआई सैटेलाइट्स को बनाने में जो है वो काम करेगा। तो एक पूरा इन्होंने प्लान बताया है अपना कि एक हम किस तरह से जो है वो, मतलब मून पे, अब वहां पे भी ये जो है वो एआई को लेंगे, वहां पे पूरा अपना फैक्ट्री सेटअप करने की बात करें तो अब कैसे करेंगे ये देखना होगा। तो मतलब इनका जो इंटेंशन है वो यही है कि जो इनका कंपनी है इसको वहां पे जाके पूरी तरीके से स्टैब्लिश करना, अपना एआई डाटा सेंटर जो है वो आउटर स्पेस मून में जो है वो बनाना। तब कितना ये सक्सेसफुल हो पाते हैं ये देखना होगा, बट इन्होंने ऐसा प्लान जो है वो बनाया है। फिर अभी अगर हम बात करें तो इस बार की जो बजट है उसमें नए जो टेलीस्कोप बनाने के लिए लद्दाख में जो है वो सैंक्शन किया है, और दो नए टेलीस्कोप जो है वो बनेंगे, और जो एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप है लद्दाख में उसका अपग्रेडेशन जो है वो किया जाएगा। और ये जो नए टेलीस्कोप्स बनेंगे इससे माना जा रहा है कि जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है इंडिया में और जो ओवरऑल जो पूरा ग्लोबल साउथ है वो बेहतर होगा। जो न्यू एक जो नया टेलीस्कोप है ये है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप एनएलएसटी। ये एक 2 मीटर अपर्चर सोलर टेलीस्कोप रहेगा जो कि मेराक में लगेगा, पेंगोंग सो लेक के पास में। और ये एनएलएसटी जो है ये ऑपरेट होगा विजिबल और नियर इंफ्रास्ट्रक्चर वेवलेंथ पे काम करेगा ये, और माना जा रहा है कि आगे आने वाले 5-6 सालों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और अगर हम ये बात इंडिया जो है वो थर्ड ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी रहेगा ये आफ्टर कोडई कनाल। कोडई कनाल में भी एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसके अलावा उदयपुर में है, और उसके अलावा ये लद्दाख में बनेगा। और इससे जो है वो जो स्पेस है, जो इन सबको, जो स्टार सिस्टम है, इन सबको बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा सेकंड जो टेलीस्कोप है ये आपका 13.7 मीटर अपर्चर का है। ये एक मिरर टेलीस्कोप है, ये हैंडले में बनेगा। और जो प्राइमरी मिरर है ये 90 स्मॉलर सेगमेंटेड मिरर्स का जो है वो बनेगा, इनको ज्वाइन करके बनाया जाएगा। तो ये है कि किस, मतलब ये एक पूरा प्लान है गवर्नमेंट का, और इसके लिए जो है वो बजट में घोषणा किया गया है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, इसका अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा और इसको बेहतर किया जाएगा कि और आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 20-25 साल में बेहतर तरीके से काम करे। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसरो का प्लान है कि ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। स्पेस विजन है हमारा 2047 उसके तहत, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरा बनेगा। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसमें रहेगा एडवांस तरह का, और ये फैसिलिटेट करेगा कि इंसान जो है वो ज्यादा समय तक जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन जो है बिता सके लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो इसके लिए भी इसमें पूरा काम जो है वो चल रहा है। तो इसके लिए भी जो है वो बजट में काफी प्रावधान रखा गया है। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा तो इससे जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो काफी बेहतर होगा, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अच्छा होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इन्होंने बताया है कि एआई को कैसे जो है वो यूज करें, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है इंडिया में अगर देखा जाए तो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो बेहतर हुआ है, एआई काफी स्ट्रांग तरीके से काम कर रहा है, जो डीप टेक्नोलॉजी है उनमें सुधार हुआ है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी 2025 रिपोर्ट है, इसके मुताबिक इंडिया का जो रैंक है एआई कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो थर्ड है ग्लोबली में। इंडिया एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, और इनका गिट हब एआई प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें ये बेहतर तरीके, मतलब एक लार्जर जो है इनका पार्टिसिपेशन है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एआई मिशन है ये मार्च 24 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसके लिए 10,330
72 करोड़ का जो है वो प्रावधान रखा। और इसके लिए 38,000 जो जीपीयूज हैं इनको बनाया गया है और उनको शेयर किया जा रहा है, ताकि जो इस पे जो है वो एआई जो लैब्स हैं उस पे पूरा जो है वो काम कर सके। तो काफी काम हो रहा है अब, चूंकि अभी एआई समिट होनी है 16 फरवरी से न्यू दिल्ली में। पहली बार ये जो समिट है वो इंडिया में मतलब होगी, ग्लोबल साउथ में होगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें और भी सारी चीजें निकल के आएंगी। प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है एआई में। और अगर हम कंपेयर करें 2013 के मुकाबले 2024, तो ये बढ़ के 11.1 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। गूगल ने घोषणा किया है कि ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एआई हब बनाएंगे। इसके अलावा टाटा ग्रुप ये भी जो है वो महाराष्ट्र में एआई इनोवेशन सिटी बना रहा है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी अपने जो एआई को काफी बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ग्लोबल इस स्पेस इकोनॉमी में जो है भी जो है ये पूरा एक अहम रोल प्ले कर रहा है। जो हमारी स्पेस पॉलिसी है उसमें भी जो है वो इनके रोल को जो है वो दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर साइंस बजट कैसा रहा उससे एक रिलेटेड आर्टिकल था कि आपका जो 26-27 है, तो इसमें जो बजट में जो साइंस है उसके लिए भी काफी सारे प्रोग्राम मतलब प्रावधान किए गए हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट एलोकेशन है इस साल का, ये है आपका बायो फार्मा शक्ति के लिए। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे फॉर 5 इयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको और बेहतर बनाना। ठीक है, कंसर्न जताए इसमें भी कुछ कंसर्न जताए जा रहे हैं कि कि किस तरह से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ऐसा ना हो कि जो लाइफ साइंस का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको निग्लेक्ट हो, है ना। और चीजें खाली जो है वो फार्मा पे ही काम हो, तो ये भी है। तो और इसके अलावा जैसे मैंने अभी पहले बताया कि टेलीस्कोप के लिए दिया गया, तो मतलब इस साल के बजट पे साइंस पे काफी फोकस जो है वो रखा गया है। तो उसमें इनका कहना है कि ये होपफुल है कि जो साइंस मिशंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दिया जाएगा, जो गैप है वो नहीं रहे, और आगे जो है वो साइंस के क्षेत्र में इंडिया का जो रोल है वो और बेहतर हो। ठीक है, तो यही था आज यूपी का। बजट में तो मैम प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा है। किसमें, यूपी के? हाँ। अच्छा, अभी अभी हम्म। डिटेल में तो नहीं दिया था, मतलब ओवरऑल एक ये मोटा मोटी दिया था कि 12.4% एजुकेशन पे दिया गया। और ये है कि सबसे बड़ा बजट है ये इस बार का। अब हाँ अगले साल ये तो। चुनाव होने हैं, तो अब उसमें हाँ। उसको देखते हुए भी एक होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजों को वो करो। तो ये है। हाँ। तो ये आज का था क्लास। और अगर आप हमारे साथ गूगल यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़िए, और जो ये क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, इनसे आप कनेक्ट करिए अपने आप को। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। और डेली आपको जो भी मैगजीन्स हैं वो मिलेंगी, और ये आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वाईपीए को आप ज्वाइन करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को। और डायरेक्ट जो क्लासेस होती हैं इनसे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आपको शो होता है, तो आप उस पर बात भी कर सकते हैं क्लासेस करने के लिए। थैंक यू।